योगी के पावर में आने के बाद की तब्दीली बाद में सुनिए, पावर में आए कैसे ये जानने की ज़रूरत है। 2017 में 7 मार्च 2017 को लखनऊ में हरदोई रोड पर एक हाजी कॉलोनी है, वहाँ पर ले जाकर के कानपुर के एक लड़के सैफुल्लाह को मार करके और दिखाया गया कि इनकाउंटर किया गया है, और वो ISIS का बहुत बड़ा दहशतगर्द था। उसका इनकाउंटर किया गया और बताया गया कि बहुत बड़ा दहशतगर्द था। इतना दहशत ज़दा कर दिया गया था उसके घर वालों को कि बाप ने कह दिया हम दहशतगर्द की लाश नहीं लेंगे दफनाने के लिए, और उसका फ़ायदा उठाया। कानपुर के कई लड़कों को गिरफ़्तार किया और इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाया। इलेक्शन में फ़ायदा उठा करके योगी को कुर्सी पर बैठाया गया। और राजीव यादव ही ने एक फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री योगी पर ही, सैफरन वार जो फिल्म बनाई है उसमें योगी के भाषण में ये दिखाया गया है। योगी ने जब भाषण किया था और कहा था कि मुसलमान औरतों की को कब्रों से निकालकर उन्हें रेप करेंगे। ये वीडियो भी उस सैफरन वार में है। तो जो आदमी इतना बड़ा गुनहगार हो कि मरी हुई औरतों को से रेप करने की बात करता हो, वो कितना अनैतिक होगा इसका पता इसी बयान से चलता है। और इसके अलावा भी जैसे ये कुर्सी पर बैठा, पुलिस को अपना लठैत बनाया कि आवाम को वो कंट्रोल में रखे और उनको जैसे जो चाहे, पुलिस अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करे, वो खुली छूट दे दी। और कहा गया कि ठोंक दो किसकी भाषा है? किसी पढ़े लिखे की भाषा नहीं है, सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं है। ये भाषा किसकी है? किसी गुंडे की। जो व्यक्ति, जो शख्स इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो मुख्यमंत्री होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री रहा, 5 साल तक रहा। और इसके इस ठोंक दो ने इस सूबे में सिर्फ आजमगढ़ में बहुत सारे मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को, पिछड़ों को और दलितों को लंगड़ा बना दिया। एक पुलिस का इंस्पेक्टर ऐसा था इस सूबे में, यहाँ ख़ास करके आजमगढ़ में, जो लोगों को पकड़ता था, पकड़ करके उनके घुटने पर पहले बोरी बांधता था और बोरी बांध करके फिर फायर करता था कि धुआं ना लगे और पैर टूट जाए, घुटना टूट जाए। काटना भी पड़ा घुटना कुछ लोगों का। और लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये रही है। इसके अलावा इन्हीं के लोग जब लॉ एंड ऑर्डर को बेकार करेंगे, जगह जगह लोगों की मॉब लिंचिंग करेंगे, जगह जगह गुंडे अगर मारे जाते हैं और वो बजरंगी गुंडे होते हैं तो उन बजरंगी गुंडों को तिरंगे में लपेट करके उनको सम्मानित किया जाता है। ये है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ने बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर को भी मारा है, CO को भी मारा है, पुलिस को भी नहीं बचाया है। ये है लॉ एंड ऑर्डर। ये है लॉ एंड ऑर्डर कि इन्हीं के MP ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद
सज़ा से बचने के लिए लड़की के घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर क्या रहा है? बलात्कार किया, मारा और रात ही में उस लड़की को जला दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर ये रहा है। इस लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही अच्छा रहा है, तो ये कतई ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस सूबे में। देखिए, मुसलमानों को इस प्रदेश में नहीं बल्कि देश में डरा करके रखने की कोशिश की गई है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चला, जो आज भी चल रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो गुंडई थी वो भी चली है। बजरंगियों को पूरी आज़ादी दे दी गई, वो जो चाहें करें, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि अगर बजरंगियों को फंसाने की कोशिश कोई करेगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये हाल रहा है। तो ऐसी हालत में तो हम यही कहेंगे कि स्टेट ने और स्टेट जो चला रही पार्टी, उसके लोगों ने इस सूबे को बर्बाद कर डाला है। लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद किया है। यहाँ के हिंदुओं मुसलमानों के बीच में नफ़रत का बीज बोया है और जो मुसलमान बेगुनाह रहे हैं उनको गुनहगार बता करके जेलों में डाला है। पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमानों को, इन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मारे गए हैं। और ये अभी जल्दी कामरान मंगरामा का उसका मर्डर हुआ है। लोग कहते हैं कि जो है इनकाउंटर हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ मर्डर हुआ है। मर्डर करने के बाद भी उसका इनकाउंटर दिखाया गया है, क्योंकि इनकाउंटर में दांत नहीं टूटता, इनकाउंटर में आँख नहीं जाती। गोली अगर लगी होती तो आँख जाती, लेकिन गोली लगने से आँख नहीं गई है। तो पूरी तरह से मार करके उसको और फिर इनकाउंटर दिखा दिया गया है। जुडिशरी भी प्रभावित रही है। मैं अपने ही मामले में देखूं, भाई आप खुद एडवोकेट हैं। दूर न जाइए आप, मेरे ही मामले ले लीजिए। जब मैं जेल गया तो जेल जाने के बाद में ये सबको पता था कि मुझे 18-19 को हमारी कॉल थी प्रदर्शन की, और 18 मई की शाम से मुझे नज़रबंद कर दिया गया था मेरे घर में। 18 मई की शाम से मैं अपने घर में नज़रबंद रहा। 19 की रात में 11:15 बजे मुझे घर से ले जा करके मुझे पहले गाली दी गई, गाली देने से मना किया तो धमकियां दी गई और फिर जेल भेज दिया गया। और जब मेरे जूनियर्स ने हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल किया तो जज कहता है कि इनको क्यों आप जेल में रखे हुए हैं, ज़मानत करा लीजिए, क्यों ये हेबियस कॉर्पस पर बजिद हैं, जबकि वो हेबियस कॉर्पस का बहुत ही अच्छा केस था। तो प्रभावित रही है, वो कैसे भी प्रभावित रही है, ये तो मैं समझता हूँ कि ज़मानत भी नहीं दी जाती है बहुत सारे केसेस में। अभी जल्दी की बात है कि 11 जुलाई 2020 में 2 लड़के गिरफ़्तार किए गए, फिर 3 लड़के गिरफ़्तार किए गए। 13 जुलाई को जो लड़के गिरफ़्तार किए गए वो रिट फाइल किया तो जज कहता है कि इनको क्यों आप जेल में रखे हुए हैं, ज़मानत करा लीजिए, क्यों ये हेबियस कॉर्पस पर बजिद हैं, जबकि वो हेबियस कॉर्पस का बहुत ही अच्छा केस था। तो प्रभावित रही है, वो कैसे भी प्रभावित रही है, ये तो मैं समझता हूँ कि ज़मानत भी नहीं दी जाती है बहुत सारे केसेस में। अभी जल्दी की बात है कि 11 जुलाई 2020
20 में 2 लड़के गिरफ्तार किए गए, फिर 3 लड़के गिरफ्तार किए गए 13 जुलाई को जो लड़के गिरफ्तार किए गए उनकी रिकवरी मेमो, अरेस्ट मेमो थाने पर ले जा कर के बनाई गई, जो कि लॉ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जहाँ गिरफ्तार किया जाए वहीं पर उनकी अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए, वहीं पर रिकवरी मेमो बनाना चाहिए। लेकिन थाने पर जाकर के रिकवरी मेमो बनाई गई और रिकवरी मेमो में भी कोई हथियार उनके पास से बरामद होना नहीं दिखाया गया। फिर भी चार्जशीट आई 25 आर्म्स एक्ट में। जब हमने ज़मानत की दरख्वास्त दी है तो ज़मानत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। ये है जुडिशरी का हाल। हाँ, ये प्रोफाइल तो ताज़ा केस एक ही है, बाकी जो भी हुए हों ताज़ा केस तो ये हुआ है जो अभी लखीमपुर में टेनी मिश्रा के लड़के ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, उसमें उसको ज़मानत दे दी गई। 25 आर्म्स एक्ट में 6 महीने के ऊपर हो गया, ज़मानत नहीं दी जा रही है। तो हाई प्रोफाइल केस जो अभी ताज़ा है वो टेनी मिश्रा के लड़के का ही है। सर आपकी तरफ बल्कि उसमें तो यहाँ तक के कह दिया गया कि ऐसा नहीं लगता है कि इसने गोली चलाई, इसने गाड़ी चढ़ाई जानबूझ करके, ये भागने में इसकी गाड़ी चढ़ गई। तो ये जो है प्रोबेबिलिटीज़ पर, संभावना पर व्यक्त करके और हाई कोर्ट के जज ने इनको ज़मानत दे दी। देखिए, एंटी कन्वर्ज़न लॉ तो अपने आप में मैं नहीं कहूँगा कि गलत है। एंटी कन्वर्ज़न लॉ, मुसलमान तो बहुत कम कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ज़न जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जो संवैधानिक अधिकार हैं, हम चाहे जिस धर्म को मानें, चाहे जिस धर्म के मुताबिक अपने ज़िंदगी को गुजारें, हम ये संविधान हमें अधिकार देता है। तो सरकारों को क्या अधिकार है कि वो हमारे अधिकार को कम कर दें? तो एक तो संविधान के ख़िलाफ़ है, दूसरा ये कि ये उन हिंदुओं के भी ख़िलाफ़ है जो बेचारे दलित हैं। इस लॉ में भी 2 तरह की सज़ाएं दी गई हैं। दलितों के लिए अलग सज़ा है ज़्यादा और सवर्णों के लिए कम सज़ा है। फिर भी अगर कोई ये कन्वर्ज़न हुआ है, लोगों ने अपने तबीयत से किया है, खुशी खुशी किया है, तो उसमें भी मुसलमानों को बंद किया गया है। चाहे वो उमर गौतम हो, चाहे कलीम सिद्दीकी हो, मौलाना, इन लोगों को बंद किया गया है। इनको ज़मानत भी नहीं दी जा रही है, जबकि इन्होंने कन्वर्ज़न ज़बरदस्ती नहीं कराया, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ज़न किया है। तो इसका भी असर है। ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, और अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है तो उस हिंदू के ख़िलाफ़ जो कन्वर्ट कराता है वो नहीं होता। माइनॉरिटी पर ही इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, UAPA का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, NSA का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और गुंडा एक्ट का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल हर तरह से गलत ही किया जा रहा है, कहीं से सही इस्तेमाल नहीं है, और उसका शिकार सिर्फ मुसलमान बनाए जाते हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे उसके शिकार नहीं होते हैं। बहुत सारी किलिंग हुई हैं। जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दे ठोंक दो, यानी अदालत ना ले जाओ, बीच ही में मार दो, तो न्यायिक प्रक्रिया किस काम की है भाई? जुडिशियल प्रोसीडिंग किस काम की है? कानून किस लिए है कि कानून को अलग कर दो और लोगों को मार दो, फैसला खुद ही कर दो। तो न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, चूँकि
इस प्रदेश का जो मुखिया है वो उसको मैं फिर कहूँगा कि भला आदमी नहीं है, वो गुंडों की भाषा बोलता है। अब उसको जो भी कह लीजिए, लेकिन भाषा उसके गुंडों की ही है। ठोंक दो किसी सभ्य आदमी की भाषा नहीं। देखिए, हमारे पास तो खैर कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम पैसा किसी पर लगाएं। क्योंकि मैं ख़ुद वकील रहा हूँ तो मैं अपनी खिदमत फ्री में दे दिया करता रहा हूँ, और आज भी मैं अपनी खिदमत फ्री में देता हूँ। और रिहाई मंच के लोग, ख़ास करके राजीव यादव, जहाँ कहीं कोई मामला होता है सबसे पहले पहुँचते हैं। कोई भी मामला हो जाए, सबसे पहले मौके पर पहुँचने वाले राजीव यादव होते हैं। और उसके बाद जब राजीव यादव सारी बातें उठा करके ले आते हैं, तब उसके बाद लोग उस पर काम करते हैं। तो रिहाई मंच को लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये इस प्रदेश में विपक्ष का काम करती है। तो रिहाई मंच तो जहाँ तक मानव अधिकार पर काम करती है, लेकिन पॉलिटिकली ये विपक्ष का भी काम इस प्रदेश में कर रही है। इस प्रदेश में नहीं बल्कि देश में कर रही है। इसलिए हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हम हमेशा कहते हैं हम पॉलिटिकल हैं। अगर पॉलिटिक्स आम लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल सकती है, पॉलिटिक्स देश की महंगाई बढ़ा सकती है, पॉलिटिक्स हमारे नौजवानों को बेरोज़गार कर सकती है, पॉलिटिक्स अगर देश की तमाम संस्थाओं को बेच सकती है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, तो हम पॉलिटिक्स को क्यों नहीं प्रभावित करेंगे। पॉलिटिक्स को प्रभावित करना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, वो हम निभाते हैं। और अगर कोई ये कहे कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं तो ये गलत है। हम पॉलिटिकल हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि रिहाई मंच नॉन पॉलिटिकल है।